हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर ग्रेट। दोस्तों, ये हिस्ट्री की सीरीज़ चल रही है और हम सहायक संधि के बारे में कंटिन्यूसली 2 वीडियो डाल चुके हैं। ये हमारी तीसरी वीडियो है। इस वीडियो में दोस्तों हम लॉर्ड वेलेज़ली की सहायक संधि की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। ठीक है, जिन्होंने मेरी पिछली लास्ट 2 वीडियोज़ नहीं देखी हैं सो उसको जाके ज़रूर देखिए, उससे कुछ ना कुछ सीखने को आपको मिलेगा। सहायक संधि के बारे में और ज़रा डिटेल में जानेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं दोस्तों, आज लॉर्ड वेलेज़ली द्वारा लाई गई सहायक संधि की क्या विशेषताएं थी, क्या फ़ायदे हुए, ठीक है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, तो लॉर्ड वेलेज़ली की उसको लाने वाले दोस्तों कौन थे सहायक संधि को? ये भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेज़ली थे। तो लॉर्ड वेलेज़ली की सहायक संधि की पॉलिसी ब्रिटिश ताकत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद सिद्ध हुई। जितने भी फ़ायदे थे वो ब्रिटिश ताकत को हुए, ब्रिटिश को हुए। हम लोगों को क्या मिला? हाथ में कटोरा। हम लोग को गरीबी झेलनी पड़ी और इसी मारे लाए थे। ये सल्तनतवादी प्रवृत्ति के थे। सल्तनतवादी प्रवृत्ति के लोग क्या करते हैं? ऐसे देश क्या करते हैं? वे वहाँ पर उस देश के रिसोर्सेस को चूसते हैं और उसको जाके कहाँ पे निचोड़ते हैं? अपने देश में जाके, जैसा कि अंग्रेज़ों ने करा। ठीक है, तो इसी मारे ये भी लाए थे उन्होंने और अपने ऐसे ये मकसद में पूरी तरह दोस्तों कामयाब भी रहे। सहायक संधि की कई विशेषताएं देखिए दोस्तों, क्या विशेषताएं हैं कंपनी की आर्थिक हालातों में। और दोस्तों ये थे आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये आपके पोर्ट्रे हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस का, सॉरी वेलेज़ली, लॉर्ड वेलेज़ली। कंपनी की आर्थिक हालातों में बढ़ोतरी लाई। लॉर्ड वेलेज़ली की सहायक संधि के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्थिक साधनों में बहुत बढ़ोतरी हुई। फौज का प्रयोग लॉर्ड वेलेज़ली ने सभी जंगों में किया। राज्य के हित के साथ ही अपने हित में भी करते थे। कुछ हिंदुस्तानी राजा दौलत देने के बजाय कंपनी को अपने राज्य के कुछ क्षेत्र दे देते थे। किसी कंपनी को ऐसे स्थानों की प्राप्ति हो जाती थी जो सैनिक नजर से बेहद ज़रूरी थे। वेलेज़ली ने तीसरा और चौथे मैसूर युद्ध के जो क्षेत्र निजाम को दिए थे वे सब उसे निजाम से फिर प्राप्त हो गए, क्योंकि निजाम सालाना दौलत नहीं दे सका था, इसलिए उसे ये क्षेत्र देने पड़े। तो इस तरह से दोस्तों करते थे। इससे क्या हुआ दोस्तों? सहायक संधि से जो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की जो माली हालत थी वो काफ़ी ख़राब होने लगी थी धीरे धीरे। तो अब क्या हुआ? सहायक संधि की वजह से क्या हुआ? बहुत सारे रिसोर्सेज इनके पाले में आ जाते थे। ये सहायक संधि करते थे और कहते कि हम सहायता करेंगे और क्या होगा, आपको हमें कुछ हर्जाना देना पड़ेगा, कुछ पैसे देने पड़ेंगे, 26 लाख रुपए सालाना, 57 लाख, कुछ भी हो सकता था। ठीक है, अगर आप वो नहीं करते तो कुछ राज्य हमें दे दिए, उस राज्य पर हम खेती करेंगे, जितना भी टैक्स होगा, हम मुनाफा होगा हम ले लेंगे। ये करते थे। और क्या होता था, ये दूसरा क्या करते थे, ये जो सैनिक होते थे इनके, ठीक है, और उसका पूरा वहन कौन करता था? उनकी तनख्वाह कौन देता था? उनका खर्च कौन वहन करता था? भारतीय राजा। ये शर्तों में इंक्लूडेड था आपके। ठीक है, जब सहायक संधि होती थी तो ये राजाओं को पहले से बता दिया जाएगा, ये आपको करना पड़ेगा। और इसके साथ ही साथ जो ये सेना थी, इसका प्रयोग ये अंग्रेज़ी जो गवर्नर जनरल था वेलेज़ली था, ये भी कर सकता था और इसको कोई पैसे नहीं देने पड़ते थे और ये ऐसा करते भी थे। इससे क्या करते थे वो, और बहुत सारे युद्ध थे जो ये सहायक संधि के ज़रिए ही लड़ते थे और कोई भी खर्च वहन नहीं करते थे। कुछ हिंदुस्तानी राजा दौलत देने के बजाय कंपनी को अपने राज्य कुछ दे देते थे और क्षेत्र दे देते थे, और कुछ ऐसे क्षेत्र दे देते थे जो सैनिक कार्यवाही के लिए बहुत ज़रूरी होते थे। कहीं जंग लड़ना है तो वो एरिया क्या होता था, जंग लड़ने के लिए काफ़ी अच्छा होता था, जिसमें जो सैनिक थे वो अंग्रेज़ी सैनिक वो बहुत माहिर थे। ठीक है, तो वो ले लेते थे, तो सैनिक कार्यवाही करना या जंग करना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता था। तो ये कुछ फ़ायदे हुए सहायक संधि से। और देखिए क्या क्या हुए, देखिए जो सैनिक नज़र से बेहद ज़रूरी थे, वेलेज़ली ने तीसरे और चौथे मैसूर युद्ध के जो क्षेत्र निज़ाम को दिए थे वे सब उसे निज़ाम से फिर प्राप्त हो गए। यानी जो मैसूर युद्ध हुआ था, ठीक है, उसके बीच में संधि हुई थी, उसके बीच में क्या हुआ था, कुछ जो अंग्रेज़ी राज्य के पास राज्य थे वो उसने दे दिए थे मैसूर के राजा को। फिर बाद में क्या हुआ, फिर से सहायक संधि के ज़रिए उसने फिर से अपने पाले में ला लिए, अपनी सल्तनत में मिला लिए। वे सब उसे निज़ाम से फिर प्राप्त हो गए, क्योंकि निज़ाम सालाना दौलत नहीं दे सका था।
उसे ये क्षेत्र देने पड़े। अवध के नवाब को भी लॉर्ड वेलेस्ली ने रुहेलखंड के ज़रूरी ज़िले को कंपनी को देने के लिए मजबूर कर दिया। जो रुहेलखंड थे, जो रोहेले थे, उसका जो एक हिस्सा था वो नवाब ने उनको दे दिया, क्योंकि वो उस हालत में नहीं था कि वो कर्ज दे सके, सहायक संधि का जो वहन का खर्च था वो दे सके, तो इसके बदले वो राज्य दे देते थे। हिंदुस्तानी राजाओं पर कंपनी का पूरा प्रभाव। अब क्या हुआ, जो कंपनी थी और जिसके गवर्नर जनरल आप कह सकते हैं लॉर्ड वेलेस्ली थे, उसका पूरी तरह से प्रभाव यहाँ पे हिंदुस्तानी राजाओं पे आ गया। सहायक संधि की पॉलिसी के ज़रिए लॉर्ड वेलेस्ली ने हिंदुस्तानी राजाओं को अपने पूरे प्रभाव में कर लिया। उनकी वैदेशिक पॉलिसी पर कंपनी का पूरा प्रभुत्व यानी पूरा कब्जा रहता था, स्थापित हो गया था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने इस बारे में लिखा है, इस तरह की संधियां करके वेलेस्ली ने हिंदुस्तानी राजाओं को लाचार कर दिया। अंग्रेज़ी फौज और रेजिडेंट के रहते हुए वे किसी भी अपने पड़ोसी राज्य के से संधि विग्रह नहीं कर सकते थे। यानी संधि करनी हो या संधि करके हमें युद्ध करना हो तो वो अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते। इसके लिए आपको या तो जो रेजिमेंट होता था, अंग्रेज़ रेजिमेंट होता जो प्रतिनिधित्व करता था वहाँ पे अंग्रेज़ी गवर्नमेंट का, वो होता था, या तो वो तो हस्तक्षेप कर देता था, इसी मारे वो रखा गया था। और जो फौज थी वो भी हस्तक्षेप कर देती थी। तो इसकी वजह से क्या होता था, वो अपने फैसले खुद नहीं ले पाती थी और जनता को क्या लगता था, राजा ले ले रहा है। क्योंकि आज की जनता आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी भी भाषणों पर विश्वास कर लेती है, तो सोचिए उस समय क्या हाल होगा। उस समय तो इतनी एजुकेशन भी नहीं थी। तो उनके राज्य पॉलिसी का काम अंग्रेज़ी राज पॉलिसी के ज़रिए तय होते थे। मतलब जो भी पॉलिसीज़ राज्य पर डाली जाती थी वो घोषित तो नवाब के ज़रिए की जाती थी, मगर उसके पीछे लॉन्च करने वाला कौन होता था, वो अंग्रेज़ी गवर्नमेंट होती थी। आज अंग्रेज़ों को उनसे कोई डर नहीं रहा। वे अंग्रेज़ों के खिलाफ एक संघ ना बना सकते थे और ना अपने राज्यों में फ्रांसीसियों की अध्यक्षता में फ़ौज एकजुट कर सकते थे। अब क्या हुआ, जो फ्रांसीसी थे वो भी भाग गए थे। आपको पता होगा सहायक संधि के ज़रिए क्या हो गया था, जो अंग्रेज़ थे वो काफ़ी मजबूत हो गए थे, आर्थिक हालत उनकी बहुत बढ़िया हो गई थी। अब और फ्रांसीसी समझ चुके थे कि अब हम यहाँ पर टिक नहीं सकते, तो जो उनका जो प्रतिद्वंदी था वो भी चला गया। हिंदुस्तानी में ब्रिटिश राज्य की हालत का सुदृढ़ीकरण। हिंदुस्तान में ब्रिटिश राज्य की हालत का सुदृढ़ीकरण यानी जो हिंदुस्तान में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश राज्य था, वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा था। मगर इस संधि के बाद क्या हुआ, उनकी हालत फिर से रिकवर होने लगी, मजबूत होने लगी। सहायक संधि की पॉलिसी ने हिंदुस्तान में ब्रिटिश राज्य की हालत को बेहद मजबूत बना दिया। उन्हें उन संधियों के ज़रिए बिना अपनी दौलत को खर्च किए ताकत संगठित करने का मौका प्राप्त हो गया। यानी कुछ खर्च भी नहीं करना पड़ता था और आपकी पेंशन आती ही रहती थी, जो उनको खर्च मिलता था वो भी मिलता था, और जो रिसोर्सेज थे जो ज़मीनों से वो भी ले जाते थे। और जो सेना थी, यानी इतनी बड़ी चीज़ जिसका खर्च बहुत ज़्यादा होता है, वेतन देना, इस सब की पूरी जिम्मेदारी नवाब पे आ गई थी। और वो बिल्कुल सेफ साइड होकर किनारे खड़े रहते थे और अपना बिजनेस चलाया करते थे और ऐसी पॉलिसीज अरे लागू करते थे जिससे उनको फ़ायदा हुआ। बस यही काम था उनका। और जो आवाम की जिम्मेदारी थी उससे कोई लेना देना नहीं थी। आवाम चाहे चूल्हे भट्टी में जाए, वो भूखे मरे चाहे कुछ भी हो, उससे कोई लेना देना ब्रिटिश गवर्नमेंट को नहीं था। वो अपना पैसा लेते थे, ठीक है, बस। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने लिखा है, ये संधियां अंग्रेज़ों के लिए बेहद फ़ायदेमंद साबित हुई। उनसे हिंदुस्तान में उनकी सल्तनत की नींव जम गई, यानी उनका जो प्रभुत्व था, जो पैर थे, वो और ज़्यादा मजबूत हो गए। डॉक्टर मजुमदार का मत है कि इन संधियों के ज़रिए ब्रिटिश सल्तनत की हिफाजत हुई। उन्होंने बेहद साफ शब्दों में लिखा है, इंडीड द डिफेंस ऑफ द इंग्लिश एम्पायर फॉर्म द की नोट ऑफ द वेलेस्ली पॉलिसी। पाँचवीं, फ्रांसीसी प्रभाव का अमल। सहायक संधि की पॉलिसी के इसी के नतीजे में बहुत सी ब्रिटिश फ़ौज हिंदुस्तानी राजाओं के राज्यों में रहने लगी। इस फ़ौज का पूरा खर्च हिंदुस्तानी राजाओं को उठाना पड़ता था। इसी के नतीजे में कंपनी का खर्च कम हो गया और उसकी आर्थिक हालत काफ़ी सुधर गई। ठीक, यानी आप फ़ौज भी रखते थे और उस फ़ौज का निजी रूप से इस्तेमाल भी करते थे अपनी जंग करने में, या उनको फ्रांसीसी से करना है तो वो अपनी सहायक सेना थी उसको यूज़ कर सकते थे और उसका पूरा खर्च कौन वहन करता था, राजा।
और बेचारा वो उसका कोई फ़ायदा भी नहीं उठा पाता था। बस जो पहली युद्ध होती थी बस उसमें बेचारा फ़ायदा उठा पाता था, उसके बाद उसको सर झुका के सारी जो शर्तें होती थी वो माननी पड़ती थी। छठा, यूरोपियन ताकतों में बढ़ोतरी नहीं हुई। जैसे जो फ्रांसीसी थे, पोर्टुगीज़ थे, उनकी ताकतों में बढ़ोतरी नहीं हो पाई, क्योंकि हिंदुस्तान में जो अंग्रेज़ थे वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो गए थे, किसी को घुसने नहीं देते थे अंदर वाले। हिंदुस्तान में अंग्रेज़ अपनी सल्तनत को बढ़ाने में कामयाब हो गए, लेकिन इससे यूरोपियन ताकतों को खुशी नहीं हुई। अगर अंग्रेज़ी ताकत बिना सहारा लेकर जंगों के ज़रिए अपनी सल्तनत का विस्तार करते तो ज़रूर ही यूरोपियन जातियां उनसे ईर्ष्या करती। यानी अगर मान लीजिए अगर ये सहायक संधि ना करते और डायरेक्ट लोगों से, यहाँ के राजाओं से युद्ध करते, तो यहाँ पे क्या होता, ये ईज़िली नज़र में आ जाते, जो दूसरे देश थे उनकी नज़र में आ जाते कि भैया देखो ऐसा ऐसा कर रहा है कि हमें वहाँ पे जाना चाहिए, वहाँ पे अंग्रेज़ी राजाओं से मदद करनी चाहिए। तो ऐसे क्या होता, जो यूरोपियन ताकतें थी वो दखल अंदाजी कर सकती थी, मगर यूरोपियन यहाँ पे जो सहायक संधि थी इसकी वजह से जो बाहरी ताकतें थी वो भी नहीं आ सकती, क्योंकि वो आंतरिक मामलों में यहाँ पर नहीं दखल अंदाजी कर सकती थी। तो ये फ़ायदा हुआ, जो यूरोपियन ताकतें थी वो यहाँ पर नहीं आ सकती थी, और उनकी जो आर्थिक ताकत थी वो तो थी ही मजबूत। हम जानते हैं जो अंग्रेज़ी बेड़ा था, जहाज़ी बेड़ा अंग्रेज़ों का, वो काफ़ी मजबूत था। और उस समय दोस्तों प्लेन तो थे नहीं, उस समय क्या थे, जहाज़ी थे। तो जिसकी, और जो यूरोपियंस थे जाहिर सी बात है उनको 7 समुद्र पार करके तो आना ही है, और आने के लिए जाहिर सी बात है जो जहाज़ी सेना होगी अंग्रेज़ों से, उससे मुकाबला करना है, जिसका सामना करना सबके बस में नहीं था। अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानी राजाओं के राज्य पर अपना प्रभाव बना लिया, लेकिन ये घोषणा नहीं कि वे राजा उनके गुलाम हो गए। यानी गुलाम बन गए थे मगर वो घोषणा नहीं करते थे, वो कहते थे कि ये हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, हम तो इनकी मदद करते हैं जब भी, और इसके बदले हम क्या लेते हैं, थोड़े बहुत पैसे ले लेते हैं, हम यहाँ पे बिज़नेस कर लेते हैं, और बिज़नेस करके हम क्या करते हैं, यहाँ के लोगों को नौकरियाँ दे देते। तो ये कहते थे, मगर वास्तव में हमारे जो राजा थे उनकी जो स्थिति थी वो गुलाम जैसी थी। राजा पूरी तरह आज़ाद हैं, इससे वे दूसरी यूरोपीय ताकतों की ईर्ष्या से बच गए। और इससे क्या होता था, जो ताकतें थी वो कहती थी अब अगर मान लीजिए वो हमला करते भी आए तो क्या होगा, कहेंगे हम गुलाम थोड़ी ना है, हमने अब यहाँ के राजा को गुलाम ही नहीं बना के रखा है, हमने तो इनसे संधि करी थी और संधि की शर्तें जो हैं हम पूरी कर रहे हैं। जिसकी वजह से जो कानूनी तौर पर जो यूरोपीय ताकतें थी वो यहाँ पर हमला नहीं कर सकती थी। ब्रिटिश क्षेत्र की हिफाजत, इससे ब्रिटिश क्षेत्र की हिफाजत हुई। जब कभी भी किसी से कोई जंग होती तो वह ज़्यादातर उन्हीं रियासतों को सीमाओं में लड़ा जाता था जो इस तरह की मदद वाली समझौतों में शामिल होती थी। इसका नतीजा ये होता था कि ब्रिटिश क्षेत्र पूरी तरह सुरक्षित बना रहता था और जंग की बुराइयों का प्रभाव हिंदुस्तानी राजाओं पर ही पड़ता था। यानी मान लो अगर कुछ जंग भी करना है तो क्या करेंगे, वो वही जगह चुनेंगे। अब देखिए पहले क्या होता था, अगर जंग इनको लड़नी होती थी, जब सहायक संधि नहीं करे होते थे तो इनको जंग वहाँ पे करनी होती थी जहाँ पे ये कंपनी, क्योंकि ये लॉर्ड जो गवर्नर आते थे इनको ब्रिटिश कंपनीज भेजती थी, तो यहाँ पर जो कारखाने थे तो वहीं पर जो युद्ध लड़ा जाता था। अब मान लीजिए युद्ध होगा तो जाहिर सी बात है अब यहाँ पे जो कारखाने हैं वो उन पर भी नुकसान होगा, वो भी सेना के द्वारा तोड़े जाएंगे, या कभी हार गए तो जाहिर सी बात है उस जो सेना है वो भी कब्जा लेगी राजाओं की, तो इससे काफ़ी नुकसान होता था। तो ब्रिटिश जब सहायक संधि हुई तो ये सब जो जंग लड़नी थी अब ये अपनी जगह पे नहीं लड़ते थे जहाँ पे इनके कारखाने स्थापित थे, इनकी कंपनियाँ स्थापित थी, चाहे यहाँ पर ये खेती करते थे। अब ये वो जगह चूज़ करते थे राजा, और जो भी नुकसान होता था, जो माली नुकसान होता था और जो लोगों का नुकसान होता था, लोग मारे जाते थे, वो सब राजा के क्षेत्र में मारे जाते। तो अब भाई ये इसका भी नुकसान किसको होता था, राजा को होता था। अब देखिए आम की आम गुठलियों के दाम जैसी हालत हो गई, जितना चाहते थे उतना चूस जाते थे। तो ये होता था दोस्तों। सातवां, हिंदुस्तानी राजाओं का राजनीतिक जिम्मेदारी से छुटकारा लेकिन उन पर कंपनी का पूरा प्रभाव, यानी सारी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेना मगर उसके बावजूद भी सारा कंट्रोल अपने हाथ में रखना। ये था दोस्तों अंग्रेज़ों की चाल। अंग्रेज़ों को हिंदुस्तानी राजाओं के राजनीतिक जिम्मेदारी से छुटकारा मिल गया,
लेकिन इन राजाओं पर अंग्रेज़ों का पूरा प्रभाव बना रहा। राजनीतिक जिम्मेदारी हिंदुस्तानी राजाओं की ही रही, यानी राज चलाने की, लोग अच्छे से रहें, खुशी से रहें, उनको प्रॉपर रोज़गार मिले। मंडी में महंगाई है उसको कम करना, ठीक, और भी जितनी भी सड़क निर्माण, पानी की व्यवस्था, और भी जितनी भी जिससे जो कल्याणकारी व्यवस्था के काम होते थे, ये इस सबसे अपने को दूर रखा, क्योंकि ये सारी जिम्मेदारी राजाओं पर कर दी थी, ठीक। लेकिन क्योंकि अंग्रेज़ों की फ़ौज इन हिंदुस्तानी राजाओं के राज्य में रहती थी और वहाँ ब्रिटिश रेजिडेंट रहते थे, इसलिए इन राजाओं पर अंग्रेज़ों का पूरा प्रभाव रहा। क्योंकि वहाँ पे ब्रिटिश रेजिडेंट रहता था, तो इससे क्या होता था, वो देखता रहता था कि भैया ये जो राजा है कहीं षड्यंत्र तो नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसे काम तो नहीं कर रहे हैं जिससे हमारा यहाँ पर जो चंगुल है वो धीरे धीरे ढीला होता जाए। तो ये देखता रहता था, जहाँ ढीला हुआ था वो फिर से कस देता था, वो फिर से ऐसी पॉलिसीज़ लाता रहा जिससे जो राजा, या फिर ऐसे करता था वो दूसरे राजा को भड़का देता जाके कि भैया तुम इस पर क्या करो, हमला करो, हम तुम्हें सहायक संधि के जरिए, उधर भी सहायक संधि और इधर भी सहायक संधि, ऐसा करता था। और फिर जब सहायक संधि हो जाती थी, एक तो हारता ही था, और जहाँ वो हारने के बाद क्या होता था, जो जीतने वाला है वो सहायक संधि क्योंकि उसने करी है, पहले तो सारी शर्तें माननी पड़ती थी, फिर उसके बाद जीतने वाला नवाब उसको कुछ रियासत भी देता था। मतलब दोनों तरफ से विन विन सिचुएशन रहती थी अंग्रेज़ों की तरफ, अंग्रेज़ों के लिए। इसलिए इन राजाओं पर अंग्रेज़ों का पूरा प्रभाव रहा। कंपनी हिंदुस्तानी राजाओं के शासन का उत्तरदायित्व नहीं ग्रहण करती थी, लेकिन उसे इन राजाओं की वैदेशिक पॉलिसी निश्चित करने का पूरा अधिकार था। इस तरह हम देखते हैं कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि की पॉलिसी के इसी के नतीजे में ही हिंदुस्तान में ब्रिटिश सत्ता का सबसे बड़ा विस्तार हुआ। यानी इसी के ज़रिए जो ब्रिटिश सत्ता की जो सीमाएँ हैं, जो सत्ता थी उसकी, जो राज्य था उसकी सीमाएँ थी, इसके ये सहायक संधि की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि बिना युद्ध के आसानी से वो जो ज़मीन थी उसको कब्जिया लेते थे। विंसेंट स्मिथ ने बेहद साफ शब्दों में लिखा है, वेलेस्ली पॉलिसी ऑफ द सबसिडियरी अलायंस एंड द अनेक्सेशन डायरेक्ट टू इमीडिएट पर्पस ऑफ द मेकिंग द ब्रिटिश द सुप्रीम पावर इन इंडिया। यानी वेलेस्ली की पॉलिसी जो सबसिडियरी अलायंस पॉलिसी थी, इसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही कम समय में यहाँ पर ब्रिटिश सरकार ने अपने आप को सुप्रीम पावर बना लिया, यहाँ पे इंडिया में अपने आप को एक सुप्रीम पावर बना लिया। तो ये दोस्तों सहायक संधि की, मददगार पॉलिसी की कुछ विशेषताएं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और ऐसी वीडियो अगर चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नई वीडियो में। टिल देन टेक